एंटीपार्टम फीटल सर्वेलेंस। देखिए इसके नेम से ही जाहिर हो गया, इट मींस कि आप लोग क्या कर रहे हो, एंटीपार्टम मींस के बिफोर डिलीवरी बच्चे की जो मॉनिटरिंग कर रहे होते हो उसको हम एंटीपार्टम फीटल सर्वेलेंस जो है वो कह रहे होते हैं। अब ये वाली जो एंटीपार्टम फीटल सर्वेलेंस हम क्यों कर रहे होते हैं, बिकॉज आप लोग असेस करना चाह रहे होते हो कि वो वाला जो बच्चा है इधर नॉर्मल पैदा होगा या वो वाला जो बच्चा है उसकी माँ के पेट के अंदर ही जो है वो डेथ हो सकती है। अब आप लोग असेस करना चाह होते हो कि इधर वो वाला जो बच्चा है वो नॉर्मल डिलीवरी के थ्रू पैदा हो सकता है या इधर वो वाला जो बच्चा है उसका हमें सी सेक्शन करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारा काम होता है हमारे पास एंटीपार्टम फीटल सर्वेलेंस का, कि उसकी पैदाइश से पहले जो है वो हम उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि वो नॉर्मल डिलीवरी से या सी सेक्शन से पैदा होगा, इधर वो जिंदा पैदा होगा या मुर्दा पैदा होगा। तो ये मेनली जो हम कर रहे होते हैं वो 32 वीक से लेकर 34 वीक के दरमियान ये वाली जो सर्वेलेंस है वो स्टार्ट हो जाती होती है। अब सबसे पहले आप लोग क्या कर रहे होते हो, आप लोग जो है वो फीटल मूवमेंट्स जो है वो उनको असेस कर रहे होते हो। तो ये तो आप लोग माँ से ही पूछ लेते होते हो कि आपको फीटल मूवमेंट्स जो है वो कितनी ज्यादा फील होती हैं। ठीक है, तो ऑन एवरेज जो हो रही होती है ना कि 2 घंटों के अंदर अंदर तकरीबन जो है वो 10 फीटल मूवमेंट्स जो है वो मदर को फील हो रही होती है। तो अगर ये फील हो रही है तो इट मींस के बच्चे जो है वो अंदर ठीक है, बच्चा जो है वो उसकी फीटल मूवमेंट्स जो है वो ठीक हो रही है। लेकिन अगर क्या होगा कि अगर फॉर एग्जांपल फीटल मूवमेंट्स जो है वो कम हो जाए तो उस केस के लिए हमारे पास अगला जो ऑप्शन होता है वो ये कि हम नॉन स्ट्रेस टेस्ट कह रहे होते हैं। बिकॉज आप देखिए यहाँ से हमें शक पड़ गया ना, फीटल मूवमेंट्स कम है, इट मींस कि कोई ना कोई हो सकता है प्रॉब्लम चल रहा हो। तो उस केस के लिए हमारे पास अगला जो स्टेप आ जाता है दैट इज नॉन स्ट्रेस टेस्ट। अब देखिए नॉन स्ट्रेस टेस्ट की ना हमारे पास दो तरह की इंटरप्रिटेशन आ जाती होती है। एक हमारे पास होता है रिएक्टिव नॉन स्ट्रेस टेस्ट, दूसरा हमारे पास होता है नॉन रिएक्टिव स्ट्रेस टेस्ट। अब देखिए रिएक्टिव स्ट्रेस टेस्ट, रिएक्टिव नॉन स्ट्रेस टेस्ट क्या होता है कि इसके अंदर आप लोगों को एक्सेलरेशंस मिली होती हैं। वही आप मैं अभी आप लोगों को बता के आया हूं। एक्सेलरेशंस क्या होता था कि अचानक से वो वाला जो बच्चा होता था उसका जो हार्ट रेट है वो इंक्रीज हो जाता होता था, तो उसको हम क्या कह रहे थे, उसको हम एक्सेलरेशन जो है वो कह रहे होते हैं। ठीक है, तो वो मैंने बताया था कब होता था, जब बच्चा जो है वो मूव करता होता था तो उस वक्त उसका जो हार्ट रेट है वो मोर देन 50 बीट्स जो है पर मिनट इंक्रीज हो जाता होता था थोड़ी सी देर के लिए। ठीक है, तो उसको हम एक्सेलरेशन कह रहे होते थे। तो नॉर्मल आप लोगों को जो एक्सेलरेशन जो है वो 20 मिनट के पीरियड के अंदर अबाउट जो है वो 2 एक्सेलरेशन मिल रही होती है। ठीक है, नॉर्मली आप लोगों को ये एक्सेलरेशन कितनी मिल रही है, 20 मिनट के पीरियड के अंदर अबाउट आप लोगों को 2 एक्सेलरेशन जो है वो मिल रही होती हैं। बिकॉज आपको पता है ना कि हमने क्या कहा कि 10 फीटल मूवमेंट्स हो रही हैं, दो घंटों के अंदर कितने होते हैं, 120 मिनट होते हैं। 120 मिनट के अंदर तकरीबन उसकी जो मूवमेंट्स है वो कितनी हो रही है, 10, मतलब हम कह लेते हैं कि 10 से 12। इट मींस के 10 मिनट के अंदर कितनी मूवमेंट हो रही है, अगर हम राउंड ऑफ करें तो 10 मिनट के अंदर तकरीबन एक मूवमेंट हो रही है। ठीक है, तो अगर हम बात करें 20 मिनट की तो इट मींस के 20 मिनट के अंदर क्या होगा, 2 मूवमेंट्स होगी। तो 2 मूवमेंट्स होगी तो हर मूवमेंट के साथ क्या होना चाहिए, आपको एक्सेलरेशन मिलनी चाहिए। इट मींस के 20 मिनट के अंदर आप लोगों को क्या मिलनी चाहिए जनाब, 2 एक्सेलरेशन जो है वो मिलनी चाहिए। तो ये खैर आप लोग सिंपल रट्टा भी लगा सकते हैं। तो अगर आप लोगों को 20 मिनट के अंदर 2 एक्सेलरेशन जो है वो मिल रही होती हैं तो इट मींस आपने समझ जाना है कि आपको जो है वो नॉन स्ट्रेस टेस्ट जो है वो रिएक्टिव है, दैट इज अ नॉर्मल रिस्पांस। ये वैसे अगर मैं मोर स्पेसिफिकली कहूं तो इसको हमने क्या कहा था, 15 बीट्स पर मिनट जो है वो आप लोगों को इंक्रीज इसके अंदर मिलना चाहिए। तो अगर 32 वीक ऑफ गेस्टेशन हो तो उसमें हम 15 बीट्स पर मिनट ले रहे होते हैं, और अगर उससे पहले हो तो अभी बच्चा जो है वो थोड़ा सा छोटा है ना, तो उस केस में 10 बीट्स भी अगर मिल रही हो तो उसको भी हम कहते होते हैं कि भाई नॉर्मल है, 10 बीट्स भी इंक्रीज हो जाती हो ना नॉर्मल नीचे वाले लेवल से, तो उसको हम कहते हैं नॉर्मल। अब मैं आप लोगों को ना थोड़ी सी एक्सेलरेशन की मिसाल समझाता हूं। फॉर एग्जांपल अगर आप देखें तो ये वाला जो बच्चा है ना इसका हार्ट रेट इस लेवल पे चल रहा था और अचानक से क्या हुआ, ये इंक्रीज हो गया और देन दोबारा से डिक्रीज हो गया। ठीक है, तो ये वाला जो पॉइंट आया है ना दैट इज एक्सेलरेशन। आप देख रहे हैं कि अचानक से उसका जो हार्ट रेट है वो इंक्रीज हो गया था मोर देन 15 बीट्स पर मिनट, तो इनको हम एक्सेलरेशन कह रहे होते हैं। तो खैर आपको पता चल गया कि एक वो मदर जो कि आपके पास प्रेजेंट की थी जिसके अंदर फीटल मूवमेंट्स जो है वो कम थी, तो आपने क्या करवाया, नॉन स्ट्रेस टेस्ट करवाया। जब आपने नॉन स्ट्रेस टेस्ट करवाया और उधर अगर वो वाला जो टेस्ट है उसका रिजल्ट रिएक्टिव आ गया, इट मींस के दैट इज नॉर्मल। लेकिन अगर क्या है कि अगर उसका रिजल्ट जो है वो नॉन रिएक्टिव आ जाता होता है, इट मींस के वो बच्चा तो मूव कर रहा है या बच्चा तो कम मूव कर रहा है और उसके अंदर आप लोगों को एक्सेलरेशन जो है वो नहीं मिल रही। अगर एक्सेलरेशन जो है वो नहीं मिल रही तो इसको आप लोग क्या कह दोगे, इसको हम नॉन रिएक्टिव नॉन रिएक्टिव दूसरा नॉन स्ट्रेस टेस्ट कह देते होते हैं। तो इसके अंदर आप लोगों को एक्सेलरेशन उतनी ज्यादा जो है वो नहीं मिल रही होती। आप लोग बेसिकली 40 मिनट्स के जो पीरियड है उसके लिए उसका जो फीटल हार्ट रेट है उसको असेस कर रहे होते हो और उधर आप लोगों को ऐसा जितनी ज्यादा एक्सेलरेशन जो है वो नहीं मिल रही होती। तो अब इट मींस के अब आप लोग सोचोगे कि यार कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकता है, इट मींस के बच्चे जो है वो उसका जो हार्ट है वो सही से काम नहीं कर रहा और या फिर उसका नर्वस सिस्टम जो है वो सही से काम नहीं कर रहा। अब देखिए एक्सेलरेशन के मिलने के लिए आपको दो चीजें चाहिए, एक ये कि हार्ट सही काम कर रहा हो, दूसरा ये कि जो नर्वस सिस्टम है वो सही काम कर रहा हो।
अब इधर हमें क्या मिल रहा है, नॉन रिएक्टिव स्ट्रेस टेस्ट के अंदर कि हमें एक्सेलरेशन प्रॉपर नहीं मिल रही। इट मींस कि या तो मसला जो है वो उसके हार्ट के अंदर हो सकता है, या जो है वो उसके नर्वस सिस्टम के अंदर हो सकता है। तो वही वो आप लोगों की बुक वाला भी लिखता है कि अगर आप लोगों को नॉन रिएक्टिव नॉन स्ट्रेस टेस्ट मिल रहा है, ठीक है, तो इट मींस कि या तो उसका मसला जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर है, या जो है वो उसकी जो है वो हार्ट के अंदर मसला है, या फिर हो सकता है बच्चा सो रहा हो, तो आपको पता है बच्चा जब सो रहा होता है, या हम भी जब सो रहे होते हैं, तो हमारा हार्ट थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है, या फिर बच्चा जो है वो सो रहा हो, या बच्चे की स्टेशनल एज जो है वो कम हो, ठीक है, या क्या है कि माँ ने कोई सिडेटिव्स ली हुई हो, तो इससे भी क्या है कि बच्चा सो जाएगा, ऊँग आ जाएगी ना, ठीक है। तो इन सारे केसेस के अंदर क्या होगा, आप लोगों को नॉन रिएक्टिव स्ट्रेस टेस्ट जो है वो नॉन रिएक्टिव नॉन स्ट्रेस टेस्ट जो है वो मिल जाता होता है। अब देखिए जब बच्चा सो रहा होगा तो अब इट मींस दैट इज नॉट एबनॉर्मैलिटी, तो हम ना बच्चे को जगाते होते हैं बाहर से वाइब्रेशंस के थ्रू, बाहर से साउंड्स के थ्रू हम बच्चे को जो है वो जगा रहे होते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पास आ जाता है नॉन स्ट्रेस टेस्ट की जो है वो सिग्निफिकेंस। इसमें हमारे पास जस्ट दो ही हमें रिजल्ट्स मिलेंगे, रिएक्टिव है या नॉन रिएक्टिव है। रिएक्टिव है तो नॉर्मल है, नॉन रिएक्टिव है तो एबनॉर्मल है। मोस्ट कॉमनली ये जो आप लोगों को एबनॉर्मल मिल रहा है वो बच्चा अगर सो रहा हो तो उसकी वजह से मिल रहा है, लेकिन हमने बच्चे को जगाया फिर भी आप लोगों को जो नॉन स्ट्रेस टेस्ट है वो नॉन रिएक्टिव ही मिल रहा है। तो देन आप लोगों ने क्या करना होता है, अगला जो टेस्ट करवा लेना होता है वो बीपीपी करवा लेना होता है, दैट इज बायोफिजिकल प्रोफाइल। बायोफिजिकल प्रोफाइल के बारे में पहले भी मैंने आप लोगों को बताया था कि इधर आप लोग 5 चीजों को चेक कर रहे होते हो और हर चीज का जो है वो आप लोग 0 से लेके 2 के दरमियान में नंबर दे रहे होते हो। 0 दे रहे हो तो इट मींस अगर आप लोगों को वो चीज एबनॉर्मल मिल रही है तो आपने 0 नंबर दे देना है, अगर वो चीज आप लोगों को नॉर्मल मिल गया है तो आपने उसको जो है वो 2 नंबर दे देने हैं। तो आप लोगों ने 5 चीजें चेक की तो इट मींस के टोटल जो आप लोग स्कोर दोगे वो 10 स्कोर देते होते हो। और अगर ये वाला स्कोर 8 से 10 के दरमियान में आए तो बच्चा बिल्कुल ठीक है, फीटल वेल बीइंग है। अगर ये 6 तक आए तो इट मींस के थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, आप लोग 24 घंटे के अंदर अंदर जो है वो दोबारा बीपीबी करते होते हो। और अगर 0 से 4 में है तो इससे आपको पता चल जाता है कि बच्चा भाई अंदर ठीक नहीं है, ठीक है, बच्चा अंदर मर सकता है, बच्चे को में भी प्रॉपर ऑक्सीजन जो है वगैरह नहीं मिल रही। तो इस केस के अंदर हम जो है वो इमीडिएट डिलीवरी कर देते होते हैं। इट मींस यहाँ से आपका थोड़ा सा जो टिपिकल बन चुका है ना कंसेप्ट, वो ये बन चुका है कि जो बायोफिजिकल प्रोफाइल होती है उसके अंदर हम बच्चे को चेक कर रहे होते हैं, बच्चे के कुछ पैरामीटर्स जो हैं वो उनको चेक कर रहे होते हैं फॉर चेकिंग फीटल वेलबींग। अब इसके अंदर क्या क्या आ जाता है, एक तो आप लोग जो है वो अल्ट्रासोनोग्राफी करवाओगे, ठीक हो गया, एक आप लोगों ने क्या करवा लिया, अल्ट्रासोनोग्राफी करवा लिया, ठीक है। और उधर से आप लोग जो है वो इसको नंबर दोगे, अगर ठीक होगा तो आप लोगों ने दे देना है 2 नंबर, अगर एबनॉर्मल होगा तो आपने इसको जो है वो 0 नंबर दे देना होता है। अब इसके अंदर आप लोगों ने चेक क्या करना होता है, 5 पैरामीटर जो है वो चेक करने होते हैं। अल्ट्रासाउंड के थ्रू आप लोग क्या चेक करोगे, एक तो है वो बच्चे की फीटल टोन जो है वो चेक कर रहे हो। फीटल टोन हम कैसे चेक करते थे, ये वैसे अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट का काम होता है, वो चेक करता होता है बच्चे की एक्सटेंशन ऑफ द एक्सट्रीमिटीज या एक्सटेंशन ऑफ द स्पाइन या फ्लेक्शन ऑफ द स्पाइन, ठीक है। तो उनको वो चेक कर रहा होता है और उधर से वो नंबर दे रहा होता है कि जनाब फीटल टोन के, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि वो बहुत सारी चीजें उसकी ठीक थी, उसने जो है वो 2 नंबर दे दिए। देन वो बच्चे की जो ब्रीदिंग मूवमेंट्स होती है ना उनको चेक करता होता है, तो ब्रीदिंग भी ठीक थी तो देन उसने उसके भी 2 नंबर दे दिए। देन उसने क्या किया, बच्चे की मूवमेंट चेक की, वो भी नॉर्मल थी तो उसके 2 नंबर दे दिए। एमनियोटिक फ्लूइड वॉल्यूम चेक किया, वो भी नॉर्मल था तो उधर भी उसके जो है वो 2 नंबर दे देगा। बाकी हमने नॉन स्ट्रेस टेस्ट जो है वो पहले ही कर चुके हैं, तो इन सारों के जो नंबर है वो मिला के 10 बन जाते होते हैं। तो अगर जारी सी बात है बच्चा नॉर्मल होगा, उसकी ब्रीदिंग मूवमेंट्स भी ठीक होगी, बाकी जो उसकी मूवमेंट्स हैं वो भी ठीक होगी, एमनियोटिक फ्लूइड का जो वॉल्यूम है वो भी ठीक होगा, उसकी जो टोन है वो भी ठीक होगी। उसके बाद आप लोगों को जो नॉन स्ट्रेस टेस्ट है वो भी रिएक्टिव में होगा। तो यहाँ से आपने 10 नंबर दे दिए, इट मींस के बच्चे जो है वो बिल्कुल ठीक है, बच्चा बिल्कुल हेल्दी है, मसले वाली बात नहीं है। लेकिन अगर 6 नंबर आएंगे तो इट मींस के ये दैट इज अ कैन बी अ प्रॉब्लमेटिक थिंग। तो उस केस के अंदर आप लोग जो बीपी है ना, बीपीपी जो है वो उसको दोबारा 24 घंटों में कंफर्म करते होते हो कि हाँ दोबारा बिल्कुल वैसा ही आ रहा है कि या नहीं आ रहा। और अगर आप लोगों को 0 से 4 स्कोर आया, इट मींस कि ये सारी चीजें कम हुई पड़ी हैं। अगर ये सारी चीजें कम हुई पड़ी हैं तो आपको क्या करना पड़ता होता है, इमीडिएटली जो डिलीवरी है वो करनी पड़ती होती है। देन आप लोगों का एक और कंसेप्ट आ जाता होता है एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स। देखिए एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स क्या होता है, बेसिकली आपको पता है कि माँ के पेट के अंदर जो बच्चा है वो पड़ा होता है जनाब एमनियोटिक सैक के अंदर, और वो वाला जो एमनियोटिक सैक होता है उसके अंदर क्या पाया जा रहा होता है, उसके अंदर एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो पाया जा रहा होता है, ठीक है। तो आपको पता है कि आपका जो पेट होता है उसके 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। तो आप लोग इमेजिन करें कि ये वाला जो एमनियोटिक फ्लूइड है ये ना बेसिकली छोटी छोटी पॉकेट्स के अंदर पाया जा रहा है। फॉर एग्जांपल आप लोग इमेजिन करें एक पॉकेट यहाँ पे है, एक पॉकेट जो है वो यहाँ पे है, एक पॉकेट जो है वो यहाँ पे है, एक पॉकेट जो है वो यहाँ पे है, ठीक है। तो आपने क्या किया, चारों क्वाड्रेंट्स के अंदर जो है वो ये वाली जो पॉकेट्स हैं एमनियोटिक फ्लूइड की, उनको जो अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट होता है वो इनको चेक कर रहा होता है और इनकी डेप्थ को चेक कर रहा होता है, ठीक है। तो इसने क्या करना होता है, हर एक की जो
डेप्थ है ना उसको जमा करना होता है। फॉर एग्जाम्पल आप लोग इमेजिन करें कि इसकी 2 सेंटीमीटर थी, इसकी जनाब 3 सेंटीमीटर थी, इसकी मैं कहता हूं कि जनाब 2 सेंटीमीटर थी, इसकी जनाब मैं कहता हूं 4 सेंटीमीटर थी। इन सबको जमा करें, 2 + 3 = 2, 2 3 5 2 7 और 4 9। इट मीन उसका जो टोटल इन सारी पॉकेट्स को जब मैंने जमा किया तो मेरे पास आ गया 9 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास होता है एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स, जिसके अंदर आप लोग क्या कर रहे होते हो, जो डीपेस्ट पॉकेट्स होती हैं उनको आप लोग जो है उनकी गहराई को जमा कर रहे होते हो। तो जो आपके पास जवाब आता है उसको हम एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स कहते होते हैं। अब ये वाला जो एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स वो हमने कहा था कि अगर 5 से कम होगा तो उसको हम ओलिगोहाइड्रामिनोज कहते होते हैं, और अगर जो है वो 24 से ज्यादा होगा तो उसको हम पॉलीहाइड्रामिनोज जो है वो कहते होते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास ना एक मजीद बायोफिजिकल प्रोफाइल आ जाती होती है। अब हमने इसको क्यों पढ़ा है, बिकॉज हमने क्या किया यार, ये वाली जो बीपीपी थी ना इसके अंदर मुझे इतनी ज्यादा चीजों को चेक करना पड़ रहा था, तो हमने क्या कहा कि यार हमें कुछ कम चीजों को चेक करना पड़े। तो हमने क्या कर लिया, हमने एक तो एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स ले लिया और दूसरा साथ में जो है वो नॉन स्ट्रेस टेस्ट ले लिया। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ये जो हमने बायोफिजिकल प्रोफाइल करवाई थी इधर भी तो हमने एमनियोटिक फ्लूइड वॉल्यूम को जो है वो चेक किया था, तो ये जो सिंपल एमनियोटिक फ्लूइड वॉल्यूम है और एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स है इसके अंदर फर्क क्या होता है। तो जो सिंपल एमनियोटिक फ्लूइड वॉल्यूम होता है उसके अंदर जस्ट आप लोग सिंगल डीपेस्ट पॉकेट के अंदर जो है वो चेक कर रहे होते हो, इसकी डेप्थ को चेक कर रहे होते हो। फॉर एग्जांपल इनमें से जो भी डीपेस्ट पॉकेट होगी ना, फॉर एग्जांपल ये 4 सेंटीमीटर का है, तो आप लोग जस्ट इसको चेक कर रहे होते हो। ठीक है, इन दैट बायोफिजिकल प्रोफाइल के जस्ट एक को चेक कर रहे हो, जबकि जो एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स होता है ना उसके अंदर आप लोग चारों पॉकेट्स की जो गहराई होती है उनको आप लोग जमा कर रहे होते हो, तो उसको हम एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स कहते होते हैं। तो ये जो हमारे पास मॉडिफाइड बायोफिजिकल प्रोफाइल आती है इसके अंदर दोनों चीजें आ जाती होती हैं, नॉन स्ट्रेस टेस्ट और साथ में जो है वो एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स। देखिए इधर आपने जस्ट दो चीजें चेक की हैं, इधर ना आपने फीटल ब्रीथिंग चेक की है, ना उसकी मूवमेंट जो है वो चेक की है, ना उसकी टोन चेक की है, बस ये दो चीजें जो है वो चेक की हैं। अगर ये नॉर्मल आ जाए तो इट मींस के बच्चे जो है वो नॉर्मल है। ठीक है, और अगर ये एबनॉर्मल आ जाए तो उस केस के अंदर थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होता है। देन आपने प्रॉपर वो पूरी जो असेसमेंट है वो करनी होती है, उसकी मूवमेंट्स ब्रीथिंग वगैरह वो वाली जो सारी चीजें हैं वो चेक करनी होती हैं। देन आप लोग एक और टेस्ट करवा रहे होते हो, दैट इज अम्बिलिकल आर्टरी डॉपलर वेलोसिमेट्री। अब देखिए इसके नाम से जाहिर हो गया, अम्बिलिकल आर्टरी कौन सी है, ये वो आर्टरी है जो कि प्लेसेंटा से जो ब्लड है ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो बच्चे की तरफ लेके जा रही होती है। ठीक है, तो इट मींस कि अगर फॉर एग्जांपल अगर हम इमेजिन करें तो इसका जो फ्लो होना चाहिए वो हर वक्त फॉरवर्ड होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर हम इमेजिन करें, बिकॉज इसी के ऊपर तो बच्चा जो है वो सारा डिपेंड कर रहा है ना, तो ये हमारे पास अगर फॉर एग्जांपल बेबी आ गया तो इसकी तरफ जो ब्लड लेके आ रही थी वो अम्बिलिकल आर्टरी लेके आ रही थी प्लेसेंटा के थ्रू। इट मींस कि इसके अंदर जो फ्लो है वो हर वक्त फॉरवर्ड होना चाहिए, टुवर्ड्स द बेबी जो है वो होना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर क्या होगा कि इसमें जो फ्लो है वो बैकवर्ड होगा, मींस के टुवर्ड्स द प्लेसेंटा होगा, तो इट मींस के दैट इज प्रॉब्लमेटिक थिंग, बच्चे की तरफ प्रॉपर्ली ब्लड जो है वो नहीं जा रहा। तो ये हम कैसे असेस कर रहे होते हैं, वो अम्बिलिकल आर्टरी डॉपलर वेलोसिमेट्री के थ्रू जो है वो चेक कर रहे होते हैं। तो अगर बैकवर्ड फ्लो होगा, ठीक है, रिवर्सल ऑफ फ्लो होगा, तो इट मींस के दैट इज अ प्रॉब्लमेटिक थिंग। तो इसकी वजह से इट मींस के बच्चे की तरफ प्रॉपर्ली ब्लड नहीं जा रहा, बच्चे की तरफ प्रॉपर्ली ब्लड नहीं जा रहा, तो आईयूजीआर आप लोगों को मिल सकता है, मींस के इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन जो है वो आप लोगों को मिल सकती होती है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि कहानी हमारी सारी कहां से स्टार्ट हुई थी। कहानी हमारी स्टार्ट हुई थी एंटीपार्टम फीटल सर्वेलेंस से, जिसके अंदर हम चेक करना चाह रहे थे कि ये वाला जो बच्चा है वो इधर नॉर्मल डिलीवरी से पैदा होगा, इधर सी सेक्शन से पैदा होगा, इधर वो वाला जो बच्चा है वो बिल्कुल ठीक है मां के पेट के अंदर या नहीं है। तो हमने सबसे पहले फीटल मूवमेंट्स को चेक किया था। देन हमें जब फीटल मूवमेंट्स कम मिली थी तो देन हमने नॉन स्ट्रेस टेस्ट किया था। जब ये हमें नॉन रिएक्टिव मिला था तो देन हमने जो है वो बायोफिजिकल प्रोफाइल करवाई थी। ठीक है, और साथ में आप लोगों ने जो है वो अम्बिलिकल आर्टरी डॉपलर अल्ट्रासाउंड करवा लिया था। ठीक है, तो इधर से आप लोगों ने फीटल वेलबींग को जो है वो असेस कर लिया था। अब देन आप लोगों के पास एक और चीज आ जाती होती है, दैट इज कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट। अब देखिए कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट जो है वो बेसिकली क्यों यूज हम कर रहे होते हैं, ये इसको हम बेसिकली जो यूज कर रहे होते हैं वो डिटरमाइन हम करना चाह रहे होते हैं कि अदर वो वाला जो बच्चा है उसके लिए विजाइनल डिलीवरी सेफ है या नहीं है। तो इसको हम क्या कह रहे हैं, इसको हम कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट जो है वो कह रहे हैं। अदर वो वाला जो बच्चा है वो यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन को सह पाएगा या नहीं सह पाएगा, बिकॉज आप लोगों को पता है कि जब लेबर होती है, जब नॉर्मल डिलीवरी होती है, तो उस वक्त ये वाला जो यूट्रस है वो कॉन्ट्रैक्ट करती है। ये वाला जो बेबी है इसको जाहिर सी बात है यहाँ से ही तो ब्लड मिलना था, तो जब यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करती है तो उस वक्त ड्यूरिंग लेबर जो है थोड़ा बहुत कम ब्लड जा सकता है बच्चे की तरफ। तो आप लोग ये वाला जो कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट होता है इसके थ्रू असेस कर रहे होते हो कि जब यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो क्या वो वाला जो बच्चा है वो इन कॉन्ट्रैक्शन को सह पाएगा या नहीं सह पाएगा, या उसके अंदर हाइपोक्सिया हो जाएगा और वो वाला जो बच्चा है उसकी डेथ हो जाएगी। तो इसके लिए हम कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट जो है वो उसको चेक कर रहे होते हैं। अब इसमें हमारे पास एक तो आ जाता है कि पॉजिटिव कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट। पॉजिटिव कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट क्या होता है कि जब वो
आप लोग क्या करते होते हो, आप लोग जो है वो उसकी यूट्रस को जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करवाते होते हो, ठीक है। अब वो जो हम यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करवा रहे होते हैं वो कैसे करवा रहे होते हैं, वो या तो निप्पल को स्टिमुलेट करके करवा रहे होते हैं, या जो है वो हम ऑक्सीटोसिन दे के जो है वो करवा रहे होते हैं। आपको पता है ऑक्सीटोसिन भी जो है वो यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करती होती है, ठीक है। तो आप लोग क्या करोगे, एक तो साथ में उसकी यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करवाओगे और साथ में आप लोग जो है वो उसके फीटल हार्ट रेट को मॉनिटर करोगे, ठीक है। तो आपको पता है कि अगर यूट्रस के कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से बच्चे की तरफ कम ब्लड गया तो उसका जो हार्ट रेट है वो क्या हो जाएगा, वो कम हो जाता होता है। और आप लोगों को क्या मिल रही होती है, लेट डिसर्टेशन मिल रही होती है। अभी हम पढ़ के आए हैं ना, इधर हमने बात की थी कि अगर यूट्रस के कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से बच्चे की तरफ प्रॉपर्ली ब्लड ना जा रहा हो तो हमें क्या मिल रहा होता था, लेट डिसर्टेशन जो है वो मिल रही होती थी। इट मींस के दैट इज एबनॉर्मल। इट मींस के वो वाला जो बच्चा है जिसके अंदर आप लोगों को ऑन कॉन्ट्रैक्शन टेस्ट जो है वो लेट डिसर्टेशन मिल रही है, दैट इज एबनॉर्मल थिंग। तो इट मींस के वो वाला जो बच्चा है उसकी आप लोगों ने नॉर्मल डिलीवरी नहीं करवानी होती, बिकॉज वो जो नॉर्मल डिलीवरी का, नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी का जो स्ट्रेस है उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और आपको क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को जो है वो सी सेक्शन करना पड़ता होता है। तो आपको बताना चाहिए अगर आप लोगों को पॉजिटिव कॉन्ट्रैक्शन टेस्ट जब मिल रहा है तो वो वाला जो बच्चा होता है उसकी हम लोगों ने क्या करना होता है, लेबर जो है वो नॉर्मल डिलीवरी नहीं करवानी होती, हम जो है वो सी सेक्शन को प्रेफर कर रहे होते हैं उसकी डिलीवरी के लिए। वो आपको पता चल गया हम क्यों कर रहे थे। दूसरा हमारे पास आ जाता है नेगेटिव कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेसेस। नेगेटिव का क्या मतलब है कि आप लोगों को जो है वो कोई लेट डिसर्टेशन वगैरह जो है वो नहीं मिल रही होती और आप लोगों को मतलब थोड़ी बहुत वेरिएबल डिसर्टेशन वगैरह जो है वो मिल जाती होती है, तो दैट इज अ नॉर्मल थिंग, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होती। देन हमारे पास आ जाता है इक्विवोकल। इक्विवोकल का क्या मतलब होता है कि आप लोगों को थोड़ी बहुत कभी कभी जो है वो लेट डिसरेशन जो है वो मिल रही होती है और थोड़ी बहुत वेरिएबल डिसरेशन मिल रही होती है। ये भी चीज जो है वो इतनी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है। तो आपको मेन पता होना चाहिए कि अगर पॉजिटिव जो है वो कॉन्ट्रैक्शन टेस्ट होगा, ये आपको क्या बता रहा है, ये आपको बता रहा है कि जनाब बच्चे की तरफ प्रॉपर्ली ब्लड नहीं जा रहा, जब यूट्रस जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, तो इस वजह से आपको क्या करना चाहिए, आपको जो है वो सी सेक्शन को जो है वो प्रेफर कर लेना चाहिए। तो जनाब ये था हमारा टॉपिक ऑफ एंटीपार्टम फीटल